प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग अभी प्रोफेसर जनार्दन चौधरी अध्यक्ष हिंदी विभाग के SR कॉलेज सरायरंजन के साथ हैं। अभी आप 12वीं कक्षा के अंतर्गत चलने वाली किताब दिगंत भाग 2 के अंतर्गत संकलित सिपाही की माँ पाठ पर विचार करेंगे, अर्थात उस पर अभी व्याख्यान दिया जाएगा। तो पाठ शुरू करते हैं। सिपाही की माँ। सिपाही की माँ पाठ के लेखक का नाम मोहन राकेश। बहुत बड़े एकांकीकार के रूप में माने जाते हैं। एकांकीकार के साथ साथ नाटककार के रूप में भी, उपन्यासकार के रूप में भी, कहानीकार के रूप में भी। मतलब यह कि आधुनिक गद्यकार के रूप में ये स्थापित माने जाते हैं। तो मोहन राकेश के विषय में आप थोड़ा सा जान लीजिए। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। ये इनका निधन 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हो गया। बचपन में इनका नाम था मदन मोहन गुगलानी। माता पिता का नाम, इनके माता पिता का नाम बच्चन कौर और करमचंद गुगलानी। इनके माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद गुगलानी। वृत्ति के रूप में जब हम बात करते हैं तो इन्होंने मुख्य रूप से अध्यापन, लेखन और संपादन किया। संपादन के रूप में आप देख रहे हैं पत्रिका का नाम सारिका। सारिका का इन्होंने संपादन शुरू किया 1962 ईस्वी में। 1962 में इन्होंने सारिका का संपादन किया और अध्यापन कई जगहों पर किया। मुंबई में भी किया, दिल्ली में भी किया, जालंधर में भी किया और लेखन भी आजीवन करते रहे। आप उनके लेखन क्रिया को आगे देखेंगे। अध्यापन में इन्होंने मुंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज में किया, फिर जालंधर में किया और फिर दिल्ली में किया। अब इनकी रचनाओं पर जब बात करेंगे तो देखेंगे कि इनकी गद्य मूलक रचनाओं में कहानी संग्रह में इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और अंतिम बारिश, ये इनकी कहानी संकलन है, कहानी संग्रह है। और उपन्यास पर जब बात करेंगे तो उपन्यास में अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल और अंतराल, ये 3 महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं। और नाटक आषाढ़ का एक दिन, जो कालिदास पर आधारित है, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे, ये 3 नाटक भी इनके बड़े महत्वपूर्ण हैं। यात्रा वृत्तांत, आखिरी चट्टान तक निबंध में आप देखें परिवेश, रंगमंच और शब्द, नई निगाहों के सवाल, बकलम खुद आदि इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया, जिस अनुवाद में एक औरत का चेहरा, मृक्ष कटकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनकी अनुवादित रचनाएं हैं। और फिर एक जीवनी है समय सारथी। अब हम शुरू करते हैं सिपाही की माँ एकांकी का सारांश। आप जानते हैं कि यह पाठ एकांकी है, नाटक के रूप का है, 1 अंक वाला नाटक है। इसमें लेखक ने
पात्रों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास किया है। द्वितीय विश्व युद्ध की घटना का वर्णन है। इसमें एक परिवार है जो इकलौते बेटे को युद्ध में भेजता है, इसलिए कि उस घर में एक बेटी है और उस बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत है। पैसा आएगा कहाँ से? पैसा कमाने के लिए माँ अपने बेटे को युद्ध में भेजती है और वह बेटा युद्ध में एकदम खूंखार वहशी जानवर बनकर घर वापस आता है। मरने मारने की मानसिकता उसकी पनप जाती है। इस तरह लेखक ने पूरे एकांकी में एक तरफ युद्ध की विभीषिका का वर्णन किया है, दूसरे तरफ आज के समाज में बेटी ब्याह की समस्या को भी रखने का प्रयास किया है कि आज हमारे समाज में इस समस्या के कारण न जाने कितने घर बर्बाद होते हैं, कितने पिता घूस घोटाले में फंसकर जेल की चक्की पीसते नजर आते हैं, कितने भाई न जाने क्या क्या कुकर्म करते हैं और इस फेर में न जाने कितनी बेटियां बर्बाद होती है। तो यह समस्या अपने आप में, यह चिंता अपने आप में किसी युद्ध से कम नहीं है। इस तरह आपने देखा कि इसमें लेखक ने दो समस्याओं को एक साथ मिलाकर देखने का प्रयास किया है। एक है युद्ध की समस्या और दूसरी समस्या है तिलक दहेज की समस्या। तो हम शुरू करते हैं। विश्व स्तरीय आधुनिक युगबोध के रचनाकार मोहन राकेश रचित सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में युद्ध की विभीषिका तथा सैनिकों के जीवन की विकृति के साथ मां के हृदय का चित्रण किया गया है। इस एकांकी में 2 दृश्य एवं 8 पात्र हैं। इसके माध्यम से एकांकीकार ने विभिन्न सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित किया है। हमारे समाज में बेटी का विवाह एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस कारण बहुत से पिता न चाहते हुए धन उगाही के लिए अवैध कार्य करने पर मजबूर हो जाते हैं, घूस घोटाले में लीन हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल में जीवन काटते हैं और न जाने क्या दंड भोगते हैं। और फिर धन उगाही के लिए अवैध कार्य करने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत से भाई भी अमानवीय कृत्य करने को मजबूर हो जाते हैं। तरह तरह का अमानवीय कृत्य, चोरी, डकैती, मार पीट और कलीजे की जैसे मानक एक सरल सीधा भोला भाला भाई सेना में भर्ती हो जाता है और सेना में एकदम बहसी जानवर जैसा बनकर वापस आता है। सुंदर शांत परिवार तबाह हो जाता है। लेखक ने युद्ध की विभीषिका को भी उद्घाटित किया है। शासक अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करते हैं परंतु तबाह हो जाती है जनता। भोले भाले युवक पैसे के लिए फौज में भर्ती होते हैं परंतु देखते ही देखते उनमें दानवता आ जाती है। मरने मारने की प्रवृत्ति उनमें भर जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में यह एकांकी लिखी गई है। इसमें एक ओर रिफ्यूजी लड़की के जीवन के दर्द का चित्रण है, दूसरी ओर फौज में गए सैनिकों की मां के पुत्र प्रेम का भी चित्रण किया गया है। मां तो ममता की प्रतिमूर्ति होती है, उसे क्रूर पुत्र में भी सरलता नजर आती है। दिन रात पुत्र को देखने का ही स्वप्न देखती है। इस प्रकार पूरी एकांकी में माँ की ममता का चित्रण मुख्य रूप से उभरा दिखाई पड़ता है। इस तरह आपने देखा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि आज के संदर्भ में जो सैनिकों का दृष्टिकोण है, सैनिकों के प्रति जो दायित्व बनता है नागरिकों का, वैसा कुछ उस काल में नहीं दिखाई पड़ता था। उस काल के सैनिक एक विकृत मानसिकता के शिकार हो जाते थे। आज के सैनिक सोच समझ वाले कुछ अपने किस्म के होते हैं।
तो आज के संदर्भ में जो भारतीय सैनिक हैं उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण श्रद्धामूलक है, लेकिन उन दिनों जो सैनिक अंग्रेज की सरकार में ये सब बहाल होते थे, अंग्रेजी सरकार उन सैनिकों की मानसिकता को इतना विकृत कर देते थे कि वे बस ही जानवर जैसे बन जाते थे, क्रूर बन जाते थे। इस तरह से यहाँ पर लेखक ने सैनिकों को एक अलग रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस रूप में आज के सैनिक अपने आप को न देखें तो अच्छा है। आज के सैनिक कुछ अलग मानसिकता के होते हैं। उस काल में जो नाटक में सैनिकों का जीवन दिया गया है वह कुछ अलग मानसिकता का है। यहाँ पर लेखक का मूल उद्देश्य है सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में सैनिकों के जीवन को स्थापित करना। अब हम शुरू करते हैं व्याख्या। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। यह व्याख्या पंक्ति है, महत्वपूर्ण व्याख्या पंक्ति है। इसकी व्याख्या हम ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत कथन मोहन राकेश रचित सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के दूसरे दृश्य से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने बिस्नी और मानक संवाद के माध्यम से मानवीय संवेदना का चित्रण किया है। बिस्नी माँ है और मानक पुत्र। मानक अपने दुश्मन सिपाही को मारने पर उतारू है। बिस्नी मानक को मारने से रोकती है। वह उस सिपाही में भी अपने बेटे का रूप देखती है। उसे लगता है इसकी भी कोई माँ और पत्नी होगी। वे इसके मरने पर काफी परेशान होगी। इस प्रकार दया दिखाकर विष्णु सिपाही को बचाना चाहती है। विष्णु के संदर्भ में आप यह जान लें कि विष्णु एक माँ के रूप में है। माँ तो सबों को माँ के रूप में, पुत्र के रूप में संबंध बनाकर रखना चाहती है। माँ जितने सारे बेटे हैं, अपने हों पराये हों, सबों को में वह अपने बेटे का रूप, वह दया ममता की प्रतिमूर्ति होती है। वह कैसे किसी को भी क्रूर कार्य करते देख सकती है, उसे अपने बेटा हो या दूसरे का बेटा हो, क्रूर कार्य करते समय वह रोकती है। तो इस तरह आपने देखा कि इसमें विष्णु अपने बेटे को रोकती है कि इसे मत मारो। वह सिपाही था, उसे मत मारो। वह भी एक गरीब आदमी है, किसी न किसी माँ का बेटा है, किसी न किसी पत्नी का पति है, किसी न किसी बहन का भाई है। वह जैसे तुम सैनिक में गया था किसी उद्देश्य से, उसी तरह वह भी किसी उद्देश्य से गया। वह उद्देश्य पूरा होकर वह भी घर वापस आएगा। इस तरह दया ममता की प्रतिमूर्ति के रूप में विष्णु दिखाई पड़ती है और वह पूरी तरह समाज में दया ममता स्थापित करना चाहती है। अब हम दूसरा शुरू करते हैं। बरघर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी मुझे पता ही है। आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि लेखक ने बिस्नी के माध्यम से वर्तमान शादी ब्याह की जो समस्या है, वर्तमान शादी ब्याह में जो खर्च की समस्या है, उस पर बड़ी गहरी चोट की है कि आज कितनों कम खर्च किया जाता है तो शादी ब्याह में बहुत अधिक खर्च हो जाता है। अधिक खर्च करने के लिए अधिक धन चाहिए, तो वह धन कहाँ से आएगा? तो वह धन विष्णु को इकलौता बेटा मानक से आएगा। इसीलिए तो मानक को वह फौज में भेजती है धन कमाने के लिए। वह फौज में गया, लेकिन वहाँ से वह वापस हो ही नहीं रहा है। इसी की चिंता है। जब दूसरे लोगों के द्वारा धन आकर्षित किया जाता है तो वैसी स्थिति में साफ साफ विष्णु करती है कि हम सोच विचार कर ही क्या करेंगे, मुन्नी के लिए बर खोज कर ही क्या करेंगे। खोजने के बाद तो
शादी निश्चित होगी और फिर उसके लिए धन चाहिए, तो इसलिए धन तो है नहीं, मानक आएगा अपने साथ धन लाएगा, तब हम यदि वर खोजेंगे तो कोई बात बनेगी। इसी को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिस्टमैटिक ढंग से लिख दिया गया है। प्रस्तुत कथन मोहन राकेश रचित सिपाही की माँ एकांकी के प्रथम दृश्य उद्धृत है, जिसमें लेखक ने विष्णु कुंती संवाद, कुंती उसके पड़ोस की औरत है अधेड़ उम्र की, वही चर्चा करती है कि अब मुन्नी भी तो सियानी हो गई, 14 साल की हो गई, शादी ब्याह की बात होनी चाहिए। उसी के जवाब में यह कुंती को कहती है। विष्णु कुंती संवाद के माध्यम से बेटी ब्याह की समस्या का चित्रण किया गया है। विष्णु की बेटी मुन्नी सयानी हो गई है, 14 साल की हो गई। कुंती पड़ोस की महिला है, वह ब्याह की चर्चा चलाती है। विष्णु इस संदर्भ में अपनी समस्या बताती है कि हम घर भर देख कर क्या करेंगे, हमारे पास न कोई आदमी है और न पैसा है। यदि मानक आएगा तब वह घर देखेगा, घर भर देखेगा, शादी ठीक करेगा तो बात सलटेगी, बात संपन्न होगी, अभी तो कोई फायदा नहीं होगा। इस संदर्भ में अपनी समस्या बताती है। घर भर देखने से क्या होगा, विवाह में काफ़ी खर्च होता है, वह धन मानक के आने के बाद ही उपलब्ध हो सकता है। मानक तो फौज में मुन्नी के ब्याह के लिए धन कमाने ही तो गया था। इस प्रकार बेटी के ब्याह आज के समाज के लिए बड़ी समस्या बन गई है। धन संग्रह के चक्कर में बहुतों का जीवन बर्बाद हो रहा है। कभी कभी तो बेटियां बिन ब्याह ही रह जाती है या फिर बेमेल विवाह करने को मजबूर हो जाती है। आप यहाँ पर देखें कि विष्णु ने बेटे को फौज में भेजा धन कमाने के लिए, लेकिन वह बेटा बसी जानवर बनकर आया। वह धन कितना लाया यह तो कहा नहीं जा सकता है, जानवर बनकर आ गया, दुर्दांत बनकर आ गया, खूंखार बनकर आ गया। अंदाजा लगा सकते हैं कि वह मानक अपनी बहन की शादी कैसे कर सकता है। धन मेरी समझ से नहीं लाया, भाग कर ही वो आया होगा। तो खैर जो भी हो, इतना तो आपको मानना होगा कि बेटी के ब्याह के लिए विष्णु को अपने बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी। वह मानसिक रूप से विकृत हो चुका है। अब आगे, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यहाँ पर बर्मा के युद्ध क्षेत्र में फौजियों का जीवन कैसा है इस पर स्पष्ट किया है कि बर्मा के युद्ध में कोई भी फौज चाहेगा कि हम भाग कर निकल जाएं, ये संभव नहीं है। फौजी जो भागने का प्रयास करेगा उसको गोली मार दी जाती है। यही बताने का प्रयास किया, अर्थात फौज के जीवन के दर्द को यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जो फौज मारकाट से घबराकर हटना चाहता है, जिसके भीतर दया ममता का उद्रेक होता है, वह भी फौजी जीवन छोड़ नहीं सकता है। या तो उसे फौज बनकर लड़ना है या फिर सुरधाम पहुंच जाना है। इसी को यहाँ पर व्यवस्थित रूप से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत कथन मोहन राकेश रचित सिपाही की माँ शीर्षक कविता शीर्षक एकांकी से उद्धृत है, जिसमें रिफ्यूजी लड़की के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा की सीमा पर तैनात सैनिकों के जीवन का चित्रण किया गया है। वे मशीन की तरह सिर्फ लड़ने के लिए तैनात किए जाते हैं। भागने की कोशिश करने वाले को गोली मार दी जाती है। इस प्रकार सैनिकों का जीवन बड़ा दुर्दांत होता है। सैनिक या तो सैनिक के साथ मारकाट करे, युद्ध करे, या फिर गोली खाने के लिए तैयार हो। यदि कोई सैनिक चाहेगा कि हम मारकाट छोड़कर एक सामान्य नागरिक का जीवन जिएं, तो ऐसा जीवन जीने की उसे छूट नहीं, भागने ही नहीं दिया जाता। जब ही भागने का प्रयास करता है उसे गोली मार दी जाती है।
इस प्रकार सैनिकों का जीवन काफ़ी दर्द भरा होता है। मरना मारना ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। इस तरह आपने इस पाठ में देखा कि एक सिपाही की माँ के जीवन का दर्द क्या है, एक सिपाही के जीवन में क्या क्या होता है, उसके परिवार में क्या क्या होती है। इस तरह यह पाठ आपका पूरा हो गया। पाठ सुनने के लिए, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे पाठ में। धन्यवाद।